हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे ना। तो बढ़िया से प्रॉपर तरीके से क्लासेस आ रही हैं, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो अपना टॉपिक आज इसको कंप्लीट करते हैं, पादप जगत को। तो अपने पादप जगत जब शुरू किया था तो उसके अपने 5 वर्ग बनाए थे। कौन कौन से बनाए थे भाई? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ध्यान से देखोगे तो आपको थैलोफाइटा की 3 क्लासेस मिली होगी ना। तो थैलोफाइटा थोड़ा सा टफ था, उसके बाद में चीजें अपडेट हो रही हैं तो वो चीजें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखा जाए तो थैलोफाइटा में अपने सवाल को गहराई से पढ़ा था। सवाल को क्या है, पूरा अपने गहराई से पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा उसमें भी क्लासेस लंबी हो गई। इसमें गहराई से पढ़ने वाली चीजें है नहीं तो दिक्कत परेशानी आई नहीं, है ना। छोटी छोटी क्लासेस हैं। और जो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिक्स का प्यारे बच्चों। और टॉपिक का नाम है तरंग गति, की तरंगे कैसे गति करती हैं। ठीक है, उसके बारे में अपने आगे अगली जब अपनी क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। तो लैब असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है, खास करके अगर आप टारगेट लेके चलो तो मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लैब अटेंडेंट एनवीएस का नवोदय विद्यालय समिति ने एग्जाम लिया था। तो उसमें ना लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट थी उसमें 80 टोटल 120 क्वेश्चन आए थे। और 120 में से लगभग आपको कुल मिलाकर 80 से 90 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन आपको साइंस के मिले थे। 80 क्वेश्चन आपको साइंस के मिले थे, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब यूजफुल थे और बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए थे, ज्यादा लंबी जोड़ी बात नहीं थी। तो 10th लेवल की साइंस पूछता है उसमें, तो वो आप अच्छे, अब केवीएस की भर्ती एनवीएस के दोनों मिक्स हो गई है तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, फिर भी कोई वैकेंसी से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जैसे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम शुरू हैं उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मेरे साथ मेरा टेलीग्राम जो चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, वहां पर आप डीएम कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में चीजें आप छोड़ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए लास्ट है अपना एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। इसको आवृत बीजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आवृत बीजी। बस करो वही काम, शब्दों को तोड़ो। आवृत बीजी यानी कि इसके बीजों पर आवरण पाया जाता है। आवरण, बीजों पर आवरण है जो पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? तो जो बीज होते हैं ना वो फल से ढके रहते हैं। किससे ढके रहते हैं? फल से ढके रहते हैं। यानी कि जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेब हो गया, है ना, वैसे सेब एक अपने आगे जब बड़ी 12th क्लास की बायोलॉजी करते हैं तो जो सेब होता है वो एक आभासी फल होता है, यानी कि उसमें निषेचन नहीं हुआ होता। ठीक है, अनिषेक फलन बोलते हैं उसे। उसके बारे में अपने जब आगे अपना टॉपिक आएगा उसमें विचार कर लेंगे, लेकिन समझने के लिए अगर आप समझो तो फल के अंदर ही बीज पाए जाते हैं, वो होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, या आवृत बीजी यानी कि बीजों पर आवरण पाया जाता है। कुछ नहीं है, बस आपको हल्के फुल्के नाम ध्यान में रखने हैं और कुछ नहीं करना। चलिए, पहला है संपूर्ण विकसित पादप। तो ये जो आपका एंजियोस्पर्म है ये पादप जगत का सबसे विकसित वर्ग मान सकते हो और सबसे बड़ा वर्ग भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सभी विकसित पादप आते हैं। जिस पादपों के विकसित पादप का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो कह सकते हो इनका जो पादप शरीर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? पादप शरीर। उसमें जड़ भी होगी, तना भी होगा, पत्ती भी होगी, फल फूल भी होंगे और फल भी आपको मिलेंगे। अगर ऐसा पादप हो तो वो पादप कैसा होगा? आपका एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर? चलिए, तो पादप की अगर देखें तो कैसा पादप? वो शाख भी हो सकता है, झाड़ी भी हो सकती है और वृक्ष भी हो सकता है। शाख भी हो सकता है और वृक्ष भी हो सकता है और झाड़ी भी हो सकती है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि जो आप पादप देख रहे हो, अब अपने आसपास देख जाके शीशम हो गया, ठीक है, और जैसे बरगद हो गया, ये सारे जैसे पादप हैं उस टाइप के जितने भी पादप हैं आपके, वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो सीधी सी बात है, मोटे मोटे तौर पर देखें तो जो संपूर्ण विकसित या पूरे विकसित पादप होंगे वो एंजियोस्पर्म में रखे जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे विचार करते हैं। इसमें जो प्रजनन अंग होता है वो क्या होगा? पुष्प होगा। क्या होगा जी? पुष्प होगा। क्या होगा? पुष्प होगा। प्रजनन अंग यानी कि नर व मादा जननांग इसी के अंदर पाए जाएंगे। किसके अंदर? पुष्प के अंदर पाए जाएंगे। क्लियर? आगे विचार करते हैं। पुष्प के अंदर पाए जाते हैं तो आपको पता है कि इसके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर पुष्प पाए जा रहे हैं तो पुष्प के अंदर ही जननांग पाए जाएंगे।
कोई किंतु परंतु वाली दिक्कत वाली बात आपके पास नहीं होगी। दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन का मतलब होता है कि इसके अंदर आंतरिक निषेचन भी पाया जाता है और बाह्य निषेचन भी पाया जाता है। आंतरिक निषेचन भी पाया जाता है और बाहरी निषेचन भी पाया जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं। देखिए अब आगे क्या होता है, इनका जो दोहरा निषेचन पाया जाता है, यानी कि आंतरिक निषेचन क्या होता है कि शरीर के अंदर, और बाहरी निषेचन का मतलब शरीर से बाहर। ठीक है, अब ये पादप होते हैं, पादप मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, पादप परजीवी भी हो सकते हैं, पादप सहजीवी भी हो सकते हैं, पादप कीटभक्षी भी हो सकते हैं और पादप स्वपोषी भी हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मुख्यतः पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। वैसे देखा जाए तो पादप मुख्यतः क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ पादप कीटभक्षी भी होते हैं। अब आपको सर कीटभक्षी कैसे होते हैं, अभी पादप कीटभक्षी होते हैं, आगे विचार करेंगे इसके बारे में। सहजीवी भी पादप होते हैं जो सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। उसके परजीवी पादप भी होते हैं। परजीवी का एग्जांपल तो आपने रियल लाइफ में देखा ही होगा, कौन सा होता है परजीवी में, तो अमरबेल होती है। कौन सा होता है, अमरबेल जो होती है वो परजीवी में आपकी होती है। ठीक है, चलिए मृतोपजीवी यानी कि जो मरे हुए पादपों पर या मरे हुए जीवों पर, कुछ पादप होते हैं जो मरे हुए जीवों पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पादप होते हैं, परजीवी पादप भी होते हैं, सहजीवी पादप भी होते हैं, कीटभक्षी पादप भी होते हैं और स्वपोषित पादप होते ही हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होती। सामान्यतः पादप क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म के जो अधिकतर पादप होते हैं वो आपको स्थलीय मिलेंगे, यानी कि भूमि पर उगते हैं। लेकिन इसके कुछ पादप आपको जलीय भी मिल जाएंगे। कुछ पादप क्या होते हैं, कुछ पादप जलीय भी होते हैं। सामान्यतः स्थलीय, लेकिन कुछ जलीय भी होते हैं। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि अति विकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। वही संवहन तंत्र कौन सा भाई, जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम इसमें पूर्ण विकसित, अति विकसित कह सकते हैं आप। एक तो तक पूर्ण विकसित भी, हाँ ठीक है इसके अंदर एक वो पूरा डेवलप होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होता है, उसे बोलते हैं अति विकसित संवहन तंत्र, जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा, जिसके अंदर कैम्बियम होगा। ठीक है, कैम्बियम कॉर्क होती है, आगे और चीजें आती हैं वो अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब बड़ी क्लास में जाते हैं तब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो संवहन तंत्र कैसा पाया जाएगा, अति विकसित संवहन तंत्र, या आपका संवहन बंडल जैसे पाए जाते हैं, उसमें सारी चीजें पाई जाती हैं। क्लियर, तो अभी आपको इतना जाएगा कि अति विकसित जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, एक ही लाइन में अगर बात को खत्म करें तो कह सकते हैं कि पादप पूर्ण विकसित है तो सभी चीजें पाई जाएंगी, कोई भी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। ठीक है जी, अब इसका वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण इसके दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पादप दो ही प्रकार का वर्गीकरण कर सकते हैं। या तो पादप होगा एक बीजपत्री और या होगा द्विबीजपत्री, बस, इसके अलावा कोई तीसरी चीज बन ही नहीं सकती। यह समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वैसे मैं पिछली क्लास में शायद बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके साथ मैं साझा कर देता हूं। अभी आपको पता है सरसों का सीजन भी है और गेहूं का सीजन भी है। आप क्या करना, थोड़े टाइम 15 या 20 दिन बाद में वो जमीन से बाहर आ जाएंगे अच्छे से, तो एक पौधा सरसों का और एक पौधा गेहूं का निकालना और दोनों में डिफरेंस पता करने का प्रयास करना, तो आपको दोनों में बहुत डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, अब वो डिफरेंस आप क्या देखोगे कि उसके आपको पत्तियों में डिफरेंस नजर आएगा, उसकी जड़ों में डिफरेंस फर्क आएगा, उसके पत्तियों में विन्यास, जो शिराएं होती हैं उनके विन्यास में डिफरेंस आएगा। और जब आप उसके बीज को देखोगे, अब आप कहोगे सर वो इतने तो हैं, अभी तो उनके बीज लगेंगे नहीं, आपने बोया होगा तब उनके बीज देखे होंगे, उनके बीज में आपको डिफरेंस पता लगेगा। तो दो प्रकार के जो आपके पादप होते हैं एंजियोस्पर्म के, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री। नहीं समझ में आए तो वही काम करो, शब्दों को तोड़ो। एक बीजपत्री यानी कि इसके अंदर जो बीज पत्र पाया जाता है वो एक ही होता है। देखो, बीजों में एक बीज पत्र पाया जाता है, बीजों में एक बीज पत्र पाया जाता है। चलो थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। एक बीज पत्री में मैं एग्जांपल, चलो अपने गेहूं को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, गेहूं को ले लेते हैं। ठीक है, गेहूं का अगर आप बीज देखोगे तो बस आपको ऐसे दिखेगा गोल, बीच में एक छोटी सी लाइन होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप इसको इससे दो भागों में तोड़ोगे तो ये दो भागों में नहीं टूटेगा। अब आप कहोगे सर फिर
मैं तो बागड़ी में क्यों दड़ियों सागी लिया है ना, वो अलग चीज होती है, वो उसके छोटे पीस कर देगी। लेकिन संपूर्ण दो भागों में, यानी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा अगर आप देखोगे तो दोनों में समान संरचनाएं नहीं दिखाई देंगी, यानी कि उसका अकेला बीज ही होगा, उसे बोलते हैं एक बीज पत्र। ठीक है। और इसकी क्या खास बात है, इसकी जड़ें, यानी कि अभी दिमाग में आप गेहूं का पौधा रखो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दिमाग में सिर्फ गेहूं का पौधा रखो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी जो जड़ें होती हैं किसकी, एक बीजपत्री पादप की, वो अधिक विकसित नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन में पूरी गहराई तक नहीं जा पाती, ऊपर ऊपर रहती है। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं और जखड़ा मतलब आपस में उलझी हुई रहती है। जखड़ा जड़ें जिसे आप बोल सकते हो। अब आप बोलो सर ये जखड़ा तो अजीब सा शब्द है, तो साइंस में भी इसे जखड़ा शब्द ही या जखड़ा मूल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जखड़ा जड़ें होती हैं, तो जड़ें अधिक विकसित, यानी कि भूमि में पूरी गहराई तक जड़ें नहीं जा पाती। क्लियर। चलिए, इसके जो पुष्प भाग होते हैं, अब आप कहोगे कि सर गेहूं के तो पुष्प लगते ही नहीं है। गेहूं के नहीं लगते, पर एक बीजपत्री और है, जैसे आप लहसुन देख लो, प्याज देख लो, है ना, उसके तो पुष्प लगते ही हैं। तो उनके जो पुष्प के भाग होते हैं, पुष्प के भाग होते हैं जी, दल होता है पुष्प का, एक भाग होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दल, फिर पुमंग, जायंग, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये सारी चीजें पुष्प के अंदर पाई जाती हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, जैसे ही सरसों के या गुड़हल का मुझे फूल मिलेगा, मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा, एक एक चीज भी, कौन सा बाह्य दल होता है, कौन सा दल होता है। थोड़ा सा बस 1 या 2 दिन का समय दीजिए आप हमें, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो पुष्प के जो भाग होते हैं वो या तो 3 होते हैं या उसके गुणज होते हैं, यानी कि या तो 3 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे, इस प्रकार से इसके भाग होते हैं। जब आप बड़ी क्लासों में जाते हो, जब आप बड़ी क्लासों में जाते हो तो आपको पुष्प सूत्र भी याद करना पड़ता है, पुष्प सूत्र याद करना पड़ता है, जिससे आपको पता लग जाता है उस सूत्र से किस पौधे के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। मौका मिला और अगर अपने बायोलॉजी, जब लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी करेंगे उसमें मैं आपको ये चीजें करवाऊंगा। ठीक है। और जो बच्चे साइंस से हैं वो तो इस चीज का वेट करें, और जो बच्चे साइंस से नहीं है उसका इतने इनफ है, इतने में उनका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जामिनर इतनी गहराई तक नहीं जाता, मैं भी फिर भी आपको पूरा कंसेप्ट गहराई तक लेके जा रहा हूं, लेकिन एग्जामिनर इतनी गहराई तक नहीं जाएगा। ठीक है। अगली बात देखते हैं, संवहन पूल में कैम्बियम नहीं पाया जाता। जो कैम्बियम होता है ना, वो संवहन तंत्र का एक भाग होता है वैसे। ठीक है। तो संवहन पूल में आपका कैम्बियम नहीं पाया जाता। ये आपके लिए नई बात लग रही होगी, लेकिन जब आप एक बीजपत्री तना होता है, एक बीजपत्री तने की आप स्ट्रक्चर काटते हो, टीएस काटते हो। कौन सी काट प्यारे बच्चों, टीएस। टीएस को अनुप्रस्थ बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अनुप्रस्थ क्या होता है, अपने कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो अपने 2 चीजें देखते हैं, एक टीएस और एक एलएस। एलएस को बोलते हैं अनुप्रस्थ, और सॉरी अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक है। अब कोई भी, जैसे साइंस वाले बच्चे इस चीज को समझते हैं कि आपके टीचर्स ने आपको बोल दिया इसकी टीएस और एलएस काट आपने काट ली। ये मान लीजिए आपके पास गेहूं का पौधे का तना दे दिया, अगर आप इसको इस तरीके से काटोगे, इस तरीके से, समझ रहे हो, इस तरीके से अगर आपने काटा, वो कौन सा हो गया, अनुदैर्ध्य हो गया। अब जैसे ही आपने इस तरीके से काटा तो आपको अंदर वाली ये संरचना आपको दिखाई देगी। ठीक है। लेकिन टीएस काटोगे तो वो आपसे इस तरह से कटाएगा, इस तरह से, तो वो आपके पास गोलाकार आकृति प्राप्त हो जाएगी। अब उसको आप जब माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको सारी चीजें श्योर नजर आती हैं। ठीक है। तो एक बीजपत्री पौधे में संवहन पूल में कैम्बियम नहीं पाया जाता। क्लियर। और एक बीजपत्री की बात देखें तो एक बीजपत्री पादप की पत्तियां, एक बीजपत्री पादप की अपने पत्तियां बनाते हैं, थोड़ी सी स्क्रीनशॉट लो, फिर अपनी बात करते हैं इसके बारे में आगे। हाँ जी, देखिए एक बीजपत्री पादप की आपको मैं पत्ती दिखाता हूं, बहुत ही आपने देखी होगी, कुछ इस तरह से। आप, मैंने एक सिंगल पत्ती बनाई है, तो एक बीजपत्री पादप की जो पत्तियां थी वो इस तरह से लगी रहती है। ठीक है। आप गेहूं की पत्ती को देख लेना, उसमें यहां पर होगी एक लाइन से, आप देखना, इसको बोलते हैं मध्य शिरा। क्या बोलते हैं, मध्य शिरा। और उस प्रकार से आपको फिर इस तरह से आपको शिराएं दिखेंगी। क्या दिखेंगी, शिराएं, इस तरह से। यानी कि अगर आप उस पत्ती को लंबवत इस तरह से काट के देखो, वो बिल्कुल सेपरेट कट जाएगी, लेकिन अगर आपको इस तरह से काटोगे वो सेपरेट नहीं कटेगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, इस तरह से कटती आपको दिखाई देगी। ठीक है। उसके बाद में ये होता है इस प्रकार का, अगर आपको शिरा विन्यास मिले तो उससे बोलोगे आप समांतर शिरा विन्यास। क्या बोलोगे, समांतर शिरा विन्यास।
पूछा गया क्वेश्चन है भाई कि एक बीजपत्री में कौन सा शिराविन्यास पाया जाता है, या एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में कौन सा शिराविन्यास पाया जाता है, तो आप कहोगे कि समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी कुछ और बात करें तो आपको पता है कि ये पौधे मुख्यतः, आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि जड़ा कैसी होती है, कम विकसित होती हैं और इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जड़ें होती है वो भूमि के ऊपर ऊपर रहती है, भूमि के ऊपर ऊपर रहती हैं, ज्यादा गहराई तक नहीं होती, तो इनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। देखो कैसे, आप देखना, इस तरह से भूमि, इसकी जो जड़ें होती है वो इस तरह से रहती है, ठीक है, तो ये भूमि के ऊपरी परत में ज्यादा रहती है, तो इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें एग्जामिनर पूछ सकता है और आपको जनरल नॉलेज के लिए पता भी होना चाहिए। ठीक है, अगली बात देखें तो इसमें जो कुल होता है, अब आपके लिए कुल शब्द नया है ना, चलो नए को पुराना बना देंगे, ज्यादा परेशानी वाली बात ही नहीं है। कुल, याद रखना जब अपने वर्गीकरण पढ़ते हैं, अब आप बोलोगे सर बड़ी क्लास में भी आप बता रहे हो, हाँ जी बड़ी क्लासों की बातें बता रहा हूं ताकि आपको चीजों में डाउट ना आ रहे। जब आप बड़ी क्लासों में जाते हो या जब आप 11th क्लास की या 9th क्लास की आप बुक देखना, वहां पर आपको वर्गीकरण दिखेगा। तो किसी भी पादप का वर्गीकरण करते हैं तो पहले होता है जगत, जगत के बाद में संघ, संघ के बाद में वर्ग, वर्ग के बाद में गण, गण के बाद में कुल, कुल के बाद में वंश और वंश के बाद में जाति। हर पादप का ये स्टेप चलता है। अब पादप की बात करें तो जगत कौन सा हो गया, पादप जगत हो गया ना, ठीक है। उसके बाद में संघ का कोई और देखेंगे तो कोई भी, इसमें संघ होता है संघ लिख दो, वर्ग होता है तो पादप का वर्ग लिख दो, वही गण लिख दो, कुल लिख दो, वंश लिख दो, जाति लिख दो, ठीक है, हर पादप का। और आपको पता है पादप का नामकरण के लिए वंश और जाति दो शब्द उपयोग होते हैं। अब जैसे मटर का नाम होता है पाइसम स्टाइमम होता है, तो मटर का पाइसम इसका वंश हो गया और स्टाइमम क्या होगी, जाति होगी, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसका कुल देखें मटर का, तो यहां पर लिखा हुआ है कौन सा कुल होता है, लेग्यूमिनेसी होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हो। पर ये बड़ी क्लासों की बातें हैं, आपको इतना इसमें नहीं उलझना पड़ता और ना ही एग्जामिनर आपको इतना उलझाता है। बस ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कुल शब्द ये नया ना लगे, ठीक है। तो एक बीजपत्री में कौन कौन से कुल आते हैं, एक आता है लिलियसी, कौन सा, लिलियसी, कौन सा, लिलियसी कुल आता है, ठीक है। अब लिलियसी कुल में कौन कौन से पादप आते हैं या कौन कौन से पौधे आते हैं, तो लिलियसी में एक आता है लहसुन, कौन सा, लहसुन, एक आता है प्याज और एक आता है सतावर, लहसुन, प्याज और सतावर। अब देखो प्यारे बच्चों, लहसुन तो सभी ने देखा होगा, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, प्याज भी आपने देखा है, मैंने भी देखा है, सतावर मैंने नहीं देखा। अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और लहसुन और प्याज से रिलेटेड आपको मैं एक चीज बता देता हूं, यह कंद होते हैं, दोनों क्या होते हैं, लहसुन और प्याज कंद होते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ, साथ के साथ एक और चीज बता देता हूं, लहसुन और प्याज में सल्फर पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। और इस सल्फर की वजह से ये मतलब आपको खारापन या खारापन मेन कह सकते हैं कि खारापन आपको जो प्रतीत होता है वो सल्फर की वजह से। सॉरी भाई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो टेक्निकल इश्यू की वजह से। चलिए आगे शुरू करते हैं। लिलियसी तक आपने पढ़ लिया था, उसके बाद में ग्रेमिनी की बात देखिए। अगला आपका कुल है ग्रेमिनी। तो ग्रेमिनी में आता है गेहूं, मक्का, चावल। अब देखो मैंने पहले इसको करवा दिया था लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ठीक है, तो आप नोट कर लो। ग्रेमिनी कुल में क्या क्या आएगी, एक तो आपका गेहूं आएगा, लिखो भाई गेहूं, फटाफट लिखना, ठीक है, मक्का, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, दूब घास और जौ। क्या क्या आएगा ग्रामीणी में, ग्रामीणी में आएगा गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, दूब घास और जौ आपके इसमें आएंगे, ठीक है, इसमें ग्रामीणी कुल में, ठीक है। और आप एक काम करना, आपके लिए होमवर्क है, जे आप लिलियसी कुल में लहसुन प्याज यानी कि एक बीजपत्री ये आते हैं सारे, ठीक है। इसके जितने भी वैज्ञानिक नाम है आप कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, ठीक है, अगर आपको आते हैं तो, और नहीं तो आप कमेंट पिन कर देना, मैं आपको इनके सारे वैज्ञानिक नाम लिखवा दूंगा। कई बार एग्जाम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाता है तो वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो अपने क्यों छोड़े भाई, इतना पढ़ने के बाद छोटा सा काम क्यों छोड़े, है ना।
अगला कुल है पलमी। कौन सा? पलमी। तो पलमी कुल में क्या क्या आता है? नारियल आता है, ताड़ आता है, सुपारी आती है और खजूर आता है। उसके बाद में अगला कुल है म्यूजेसी। म्यूजेसी में आपका आता है सिर्फ केला। बस इतनी बातें हैं इसकी। चलिए इसको एक बार फटाफट उतार लीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास। फिर अपने द्विबीजपत्री की कुछ बातें करते हैं। तो क्योंकि अपने को जगह चाहिए तो जगह मिटाने के लिए, ठीक है। कॉपी पेन साथ में रखा करो ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। बहुत बार मैंने आपको बोला हुआ है कॉपी पेन साथ में रखा करो जब पढ़ने बैठो। तो साइंस वाले बच्चों या पढ़ने वाले बच्चों के पास कॉपी पेन तो होना ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं द्विबीजपत्री पौधे या द्विबीजपत्री पादप। कोई विशेष बात नहीं है, एक बीजपत्री का उल्टा कर दो, बस बात खत्म। जहां पर आपने गेहूं का पौधा लिया था ना, वहां पर हम चने का पौधा ले लो आप। इसका चने का पौधा, ठीक है। दिमाग में रखना है, अगर ये चीज दिमाग में सोच के रखना, चीजें आपको सारी क्लियर हो जाएगी। बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। बीजों में यानी कि द्विबीजपत्री पादप के जो बीज होंगे उनमें 2 बीजपत्र पाए जाएंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको समझने के लिए चना ही होता है। चने को देखना आप, कुछ आपको उसका बीज इस तरह से दिखाई देगा। ये मैंने थोड़ा सा आगे दिखा बना दिया, इतना दिखा नहीं होता, बस थोड़ा सा आगे इस तरह से होता है और बीच में इस तरह से एक लाइन होती है, ठीक है। जब आप इसका ऊपर वाला कवर उतारते हो तो उसके बाद में आप इसे तोड़ते हो तो ये आपको कुछ इस तरह से 2 भागों में दिखाई देता है, बराबर। इसका मतलब होता है द्विबीजपत्र, यानी एक बीज के 2 बीजपत्र होते हैं, इसलिए इस पादप को बोला जाता है द्विबीजपत्री। क्लियर? बीजों में 2 बीजपत्र, जड़ें अधिक विकसित होती है। कहने का मतलब है कि इस पादप की जो जड़ें होती है ना, वो इस तरह से विकसित होती है, यानी कि भूमि में गहराई तक जाती है। भूमि में गहराई तक जाती है, ठीक है। क्यों जाती हैं? क्योंकि इनको जल की आवश्यकता होती है और इसकी वजह से गहराई तक जाती हैं, मतलब इनको कम पानी की जरूरत होती है। दोनों चीजों को समझो। देखो, अगर इनको ज्यादा पानी मिल रहा होता, अगर इनको ज्यादा पानी मिल रहा होता तो क्या ये जड़ें बिल्कुल गहराई में जाती? अगर इनको यही पानी मिल जाता तो ये यहां तक जाती? क्या नहीं जाती। मतलब ये पानी की खोज में नीचे तक जा रही है और धीरे धीरे ये उनका अनुकूलन हो जाता है। और जब आप विकास और अनुकूल चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें आप चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, क्योंकि इन पौधों को पानी की जरूरत होती है। जब आप वाष्पोत्सर्जन पढ़ते हो, ठीक है, और इनको गहराई से पढ़ेंगे आपको चीजें सारी क्लियर होंगी। मोटी मोटी जो आपको बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसकी जड़ें अंदर गहराई तक होती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, इस तरह से इसकी जड़ें होती हैं और इनको यह कम पानी के अंदर भी, अगर इनको पानी कम मिले तो भी ये सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। कम पानी की अंदर भी ये अपना सर्वाइव कर जाती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जड़ें अधिक विकसित होती हैं, ठीक है। संवहन पूल में कैम्बियम पाया जाता है। एक बीजपत्री में पाया गया था? नहीं पाया गया था सर, लेकिन द्विबीजपत्री में संवहन पूल में कैम्बियम पाया जाता है। क्लियर? चलिए, पुष्प भाग 4 होते हैं या 5 होते हैं, या इन दोनों के गुणज, मतलब 4, 5, 8, 10, 12, 15 इस तरह से इसके भाग होते हैं। द्विबीजपत्री पादप के पुष्प के भाग, ठीक है। पुष्प के भाग अपने चैप्टर में नहीं है, अगर हुए तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चलो पढ़ते हैं द्वितीयक वृद्धि क्या होती है। द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, वैसे तो ये थोड़ा मतलब डीप सा है, पर फिर अपने बात करेंगे। होता क्या है, जैसे पादप में 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो ये कोशिकाएं आगे बढ़ने लगती है इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से एक पूरी वलय बना लेती है। फिर साल पूरा हुआ तो अब ये कोशिकाएं आगे बढ़ेंगी इस तरह से। इस प्रकार की वृद्धि को बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि। ये तने में पाई जाती है, ठीक है। तो मुख्यतः किसमें पाई जाएंगी? आपकी द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ठीक है।
शिराविन्यास कैसा होता है? तो शिराविन्यास ध्यान रखना पत्तियों में होता है, तो इसके अंदर होता है जालिका शिराविन्यास। कैसा शिराविन्यास? जालिका शिराविन्यास। अब चने की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी होती है, इसमें अपने स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, लेकिन चने की जगह अगर हमें सरसों की पत्ती को उठाएं, ठीक है, सही नहीं बनी ना, चलो कोई बात नहीं, कुछ इस प्रकार से अपने पत्ती बना लेते हैं सरसों की। आप देखना बीच में इस तरह से, और फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, मतलब आपको समझेगा, इस तरह से इसके अंदर जो शिराविन्यास होता है वो पाया जाता है, यानी कि ये मध्य शिरा के बाद में इस तरह से इसके अंदर जो शिराएं होती हैं वो व्यवस्थित रहती है, और इस प्रकार का जो शिराविन्यास होता है उसे बोलते हैं जालिका शिराविन्यास। ठीक है, और इसकी पत्ती मुख्यतः एक बीजपत्री के मुकाबले पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती हैं। ठीक है, जालिका शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, और एक बीजपत्री में आपने देखा था समांतर शिराविन्यास था, इसके अंदर जालिका शिराविन्यास होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। संवहन मंडल वलयाकार होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुल की बात करें, इसमें कौन कौन से कुल आते हैं तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो इसको मतलब मेन जो आपको लिए याद रखने वाली है, जो अपने मुख्यतः एग्जामिनर पूछ लेता है, वो आप ध्यान में रख लेना। तो वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, पर फिर भी आपको बता देता हूं। पहला कुल है आपका क्रूसीफेरी। कौन सा? क्रूसीफेरी। अब क्रूसीफेरी के अंदर क्या क्या आती है? तो क्रूसीफेरी के अंदर आती है आपकी मूली, शलगम, सरसों और फूल गोभी। क्या क्या आती है? मूली, शलगम, सरसों और फूल गोभी। अगर नोटिस किया हो तो इन चारों को कभी आपने टेस्ट किया होगा तो दोनों के ना, इन चारों के टेस्ट लगभग सेम होते हैं। टेस्ट का मतलब है जब आपने इसके खाकर देखा होगा तो थोड़े थोड़े इनमें ना सिमिलरिटी मिलती है। ठीक है, अब आप बोलोगे मतलब जैसे मैं मेरी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूं तो इसमें थोड़ी थोड़ी खराश आती रहती है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें एक कुल में रखा गया है। बस याद करने की ट्रिक्स हैं, जो आप चीजों को जोड़ते हो तो जल्दी याद होती है साइंस की चीजें, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला है मालवेसी। इसके अंदर कपास आती है, भिंडी आती है और गुड़हल आता है। तो आपको गुड़हल जरूर याद रखना है कि गुड़हल कौन से कुल का सदस्य है, तो आप कहोगे मालवेसी का है। ठीक है, और क्रूसीफेरी में अगर आपको याद रखो तो आप सरसों याद रख लेना मेनली। ठीक है, सरसों क्रूसीफेरी, और मालवेसी में गुड़हल याद कर लेना। ये दो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है लेग्यूमिनेसी। ये आपका सारा कुल ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? लेग्यूमिनेसी कुल में लगभग दालें रखी जाती हैं या दलहनी फसलें। कौन सी? दलहनी फसलें। लेग्यूमिनेसी की अगर आपको बात पता हो तो आप मुझे एक बात शेयर कीजिए, ये सहजीवी संबंध बनाता है लेग्यूमिनेसी, तो कौन सा जीवाणु होता है किसी को याद? तो मैं ही बता देता हूं, राइजोबियम। राइजोबियम याद रख लेना। लेग्यूमिनेसी में मुख्यतः दलहनी फसलों को रखा जाता है, और जो सहजीवी संबंध प्रणाली की जो जीवाणु होता है वो आपका होता है राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये सारी कहानी मैं आपको करवा चुका हूं पिछली वाली क्लासेस में। ठीक है, और अगर फिर भी किसी बच्चे को ये चीज नहीं आती हो तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की 17 या 18 मिनट की क्लास है, उस क्लास को जाकर वो देख सकता है, पूरा डिटेल मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है। अब इसमें लेग्यूमिनेसी में क्या कहता है? कत्था आती है, मटर आती है, अरहर आती है, मूंगफली आती है, सेम आती है, सोयाबीन आती है, अमलतास आता है, गुलमोहर आती है, इमली आती है, बबूल आता है, और लाजवंती आती है, अशोक आता है, शीशम आता है, चना आती है, मूंग आती है और नील आती है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो जो आपका अमलतास है, गुलमोहर है, इमली है, ये दलहनी फसलें नहीं है। नहीं है भाई, लेकिन इसके कुल के अंदर रखी जाती हैं। कुछ और सिमिलरिटी हो सकती है, जब आप बड़ी क्लास में जाते हो तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मुख्यतः लेग्यूमिनेसी पादपों को दलहनी कुल ही बोला जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से बना सकता है कि दलहनी फसलों को किस कुल में रखा जाता है, तो आप बोलोगे लेग्यूमिनेसी कुल में। चलिए अगला है कंपोजिटी। कंपोजिटी, तो इसमें आएगा सूरजमुखी, जीनिया, जंगली बगरा और गुलदाउदी और गेंदा। तो इसमें आपको एक याद रखना है, सूरजमुखी। कौन सा? सूरजमुखी किसमें आता है? कंपोजिटी में आता है। ठीक है, अगला है रूटेसी। कौन सा? रूटेसी। रूटेसी में नींबू, संतरा, मौसम्बी, यानी कि खट्टे फल। नींबू, संतरा और मौसम्बी रूटेसी में आता है। ठीक है,
उसके बाद में है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, तो कुकुरबिटेसी में आपका तरबूज आ गया, खरबूजा आ गया, कद्दू आ गया और परवन आ गया। और कुकुरबिटेसी कुल की एक खास बात क्या है? कुकुरबिटेसी कुल की एक खास बात है कि इसे सब्जियों का कुल भी कहा जाता है, सब्जी कुल या सब्जियों का कुल, ठीक है, सब्जी कुल भी इसे कहा जाता है। चलिए, इसके बाद में अगला है आपका रोजेसी। रोजेसी है ना। अब इसको कनेक्ट कर लो, सेब, नाशपाती, गुलाब, रसबेरी, कितने मीठे मीठे नाम है ना। सेब भी मीठा होता है, नाशपाती भी अपने को टेस्ट लगती है, गुलाब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, रसबेरी रस से भरी हुई जो रस हो, है ना, तो उससे होते हैं रोजेसी। चलिए, अगला है आपका मिर्टेसी। कौन सा? मिर्टेसी। मिर्टेसी में अमरूद आ गया, जामुन आ गया, मेहंदी, है ना, यूकेलिप्टस, ये लिख देता हूं मैं साइड में, यूकेलिप्टस। यूके एक पादप का नाम है भैया, लिप्टस। तो प्यारे बच्चों, ये कुल याद कर लोगे। मेहंदी कौन से कुल में है? मेहंदी कौन से कुल में है? तो मिर्टेसी कुल में है। ये याद कर लोगे तो भैया कोई मेहंदी मुंदी का संभावना बढ़ जाएगी, नहीं तो मुश्किल लगा काम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अलबेली फेरी। अलबेली फेरी, नहीं तो फिर थी अलबेला सा फिरोला, है ना। देखो एग्जामिनर भी कितना, चलो इसमें आ जाएगा धनिया आ जाएगा आपका, है ना, जीरा आ जाएगा, लौंग आ जाएगी, सौंफ आ जाएगी, गाजर आ जाएगी। ऐसा फील हो रहा है जैसे सर हम रसोई घर में बैठे हैं या सब्जी बेच रहे हैं ना, बिल्कुल। अलबेली फेरी, देखो इतना याद करोगे तो भैया कुछ भी हो सकता है, पर करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है सोलोनेसी। सोलोनेसी में आपको याद रखना है, आलू हो गया, बैंगन हो गया, लाल मिर्च हो गई, तंबाकू हो गया और टमाटर हो गया, ठीक है। उसके बाद में लास्ट है अपना रेननकुलेसी। रेननकुलेसी, इसमें आपको बटर कप और काला जीरा, बटर कप और काला जीरा। परेशान मत होना भाई, पहले बता देता हूं। आपको लगा सर ने तो सब्जियों के नाम बता दिए, कैसे याद करेंगे? देखो अगर याद हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो 2-4 बार इसको लिख लेना, दिमाग में अटक जाएगा। याद तो अगर सभी को सारी चीजें याद होती तो सभी के सिलेक्शन नहीं हो जाते, तो अगर कोई चीज याद नहीं हो तो उसको लिख लिया करो, बस। बहुत सिंपल सा फंडा है, मुझे जो चीज नहीं याद होती मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो हो गई इतनी बात क्लियर। अब इसकी 1-2 बातें हो रहा है वो देख लेते हैं कि जो आपका एंजियोस्पर्म है, इसमें जो बीज होता है वो ढका हुआ पाया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। लेकिन इसकी खास बात क्या है? भोजन संचय, यानी कि इसमें जो भोजन संचित रहता है वो जा तो भ्रूणपोष में रहता है और जा रहता है बीज पत्र में, बस सीधी सी बात है। अपने देखें तो पौधे का मुख्यतः या तो भोजन कहां पे रहेगा? बीज में, और या रहेगा फल में, बस। या तो अपने पौधे के, अपने देखें, अपने तो जैसे फूल गोभी की बात करें तो अपने तो उसमें फूल होता है, फूल को खाते हैं, पत्ता गोभी में पत्ते को खाते हैं, वो तो अपने खाने के लिए उसमें भोजन जो स्टोर रहते हैं। लेकिन मुख्यतः एंजियोस्पर्म के जो भोजन होता है वो या तो भ्रूणपोष में रहते हैं और या बीज पत्र में रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ना मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूं, थोड़ा सा उस पर ना जोर डालना, दिमाग पे पता लग जाएगा। अभी देखना होगा क्या, क्या होगा? कोई भी फसल अपने बोते हैं, है ना, तो क्या बोते ही वो दूसरे तीसरे उसी दिन उग जाती है क्या, जमीन से बाहर आ जाती है? नहीं सर, टाइम लेती है, बिल्कुल लेती है। पौधे क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सर पॉइंट पे आओ, बात को मत घुमाओ, चलो पॉइंट पे आते हैं। आपने गेहूं का बीज बोया, ठीक है। अब गेहूं का पौधा कैसे बढ़ता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन वो अभी जमीन से बाहर ही नहीं निकला, तो उसके पास एनर्जी कहां से आई? किस चीज के लिए एनर्जी चाहिए सर उसे? जमीन से बाहर निकलने के लिए। सर उसके पास एनर्जी थी, बीज के पास बिल्कुल थी। अब देखो बीज उगता कैसे है, ये चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपने क्या किया, बीज अपने घर में पड़ा होता है, वहां पर तो नहीं उगता ना, नहीं उगता। लेकिन कई बार अपने घरों में पड़े पड़ी कुछ चीजें अंकुरित हो जाती हैं, क्योंकि उनको वैसा वातावरण मिल जाता है। अब गेहूं का बीज है, अपने
बीज होता है वो बाहर पड़ा रहता है, नहीं उगता, वो खराब हो जाएगा लेकिन उगेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा। आपने क्या किया, पहले आप भूमि के अंदर, भूमि को क्या करते हो, जुताई करते हो उसकी, है ना, बुआई कर मतलब जुताई करते हो, फिर उसकी उसमें सिंचाई करते हो, पानी देते हो, और उसमें जब भूमि के अंदर नमी हो जाती है पूरी अच्छी तरह से, उसके बाद में आपने बीज बोया इसकी गहराई में, ये बीज यहां पर पहुंचा। अब इस बीज को अंकुरित होने के लिए पोषक तत्व वो कहां से प्राप्त करेगा, भूमि से प्राप्त करेगा। अब इस बीज के पास जो एनर्जी है, क्योंकि भोजन संचित है इसमें, तो एनर्जी वो बनाएगा, पोषक तत्व से, जल से अभिक्रिया करके एनर्जी बनाएगा और पौधा हो जाएगा अंकुरित। अंकुरित होता रहेगा, जैसे जैसे पौधा जमीन से बाहर आएगा, पौधा जमीन से बाहर आएगा, जड़ें वगैरह सारी बन जाएगी। ये बीज है जो मूलांकुर और पुरांकुर में बटकर अपना काम शुरू कर देगा। ये यहां पर वापस आपको बीज नहीं मिलेगा। अब जैसे ही ये भूमि से बाहर आया, थोड़ा सा ही आया, इस पर लाइट पड़ी, फोटोसिंथेसिस हुआ और ये अपना काम शुरू कर देता है। ये एक बार किसी ने बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो मेरे दिमाग में आ गया, साथ के साथ आपके साथ भी साझा कर दे। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगी हो जानकारी अच्छी तो कमेंट में बता देना, फिर भी कोई चीज में आपको किंतु परंतु हो तो क्वेश्चन अपना कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।